नमस्कार दोस्तों। मार्केट को सब पता होता है और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर एक टारगेटेड अटैक किया जा रहा है। या आपको लगता है कि टैरिफ अब लगा है, लेकिन तैयारी पहले से थी। क्यों बोल रहा हूँ? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे ज्यादा भारत में आ रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो कम होकर अब 200-300 मिलियन डॉलर रह गया है। सिर्फ ये मई का महीने का ये डाटा आया है। न्यूज पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको दबा दिया, कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, जबकि ये इतनी मैसिव न्यूज है क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी को ये चैलेंज कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस सारे काम के पीछे लगा हुआ है। आपको लगता है कि अभी अभी टैरिफ लगा? दोस्तों, ये टैरिफ तो अभी आपको दिखता है, तैयारी पहले से थी और इस टारगेटेड हमारी जो स्टॉक मार्केट है, हमारी कंट्री है, उसको किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है एक कंप्लीट मैसिव कोलैप्स भारत की मार्केट में किया जाए, और ये वो चीज है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं और डिटेल में पूरा एक एक चीजें किस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं, कैसे ये कंट्री में आकर ये हर चीज को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ये डेंजरस मूव है। और इसकी तैयारी भी बहुत डिटेल में उन्होंने करी थी। हर कंट्री में ये ऐसे जाकर ही काम करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक है जो आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नंबर्स जो हैं, क्वांटिटी हमें चाहिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे कंट्री में आए, या हमें क्वालिटी चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं आंसर भी दूंगा आपको एंड में, कि व्हाट इज द डिफरेंस इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नंबर्स शॉकिंग है दोस्तों। नंबर्स ऐसे हैं कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए जब रिजर्व बैंक का मैंने लेटेस्ट बुलेटिन देखा। पहले तो नंबर्स कहीं प्रिंट नहीं हो रहे सिवाय रिजर्व बैंक के। वहां पर पता लगा कि जो एफडीआई है वो मई के महीने में वो क्रैश कर गया है 99%, और पूरा फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है उसमें ड्रॉप होता जा रहा है हमारा एफडीआई, यानी कि बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हो ही नहीं रही, और वो रिकॉर्ड ये 91 से अब तक का लोएस्ट नंबर है। नंबर्स शॉकिंग है दोस्तों। क्यों बोल रहा हूं कि कहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे, कहां पे 200-300 मिलियन डॉलर रह गया है, इतना फर्क है। और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमें क्या बोलती है कि यार जो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा ठीक है, यानी कि जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो 81 है। मैं ग्रॉस में और नेट में फर्क बताता हूँ। नेट का मतलब है जो आया और जो गया, जो बचा वो नेट है। ग्रॉस का मतलब है कितना आया, जो आया वो 81 बिलियन डॉलर्स है और भंगड़े डाले जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है। जो पैसा आ रहा है यहां पर स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनीज में पैसा लगाकर, पैसा बनाकर इमीडिएटली वो वापस भी जा रहा है। दे आर रिपेट्रिएटिंग इट। और प्लस जो यहां पर कंपनियों में पैसे लगाए, पैसे कमाए, उसके बाद डाइवेस्टमेंट करी, यानी कि अपने शेयर को बेचा, फिर वापस ले गए। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, भारत को एज अ टूल यूज कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और पैसा वापस जा रहा है। अब रियल स्टोरी क्या है इन नंबर्स के पीछे, पहले मैं आपको वो बताता हूं। नंबर ये है, 3 की ट्रेंड्स हैं जिसको ये फॉलो करते हैं। पहला है दोस्तों, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो यहां पे आती हैं, वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कैपिटल की चर्निंग करते हैं, यानी कि वो अपना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्री के लेके आते हैं, यहां पर अपनी वैल्यूएशंस को इंक्रीज करते हैं हमारी बढ़ती हुई मार्केट में। उसके बाद वो अपने कैपिटल को वापस ले जाते हैं। ये तब पता लगता है जब ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं रिटेल में, टेक्नोलॉजी में और फाइनेंशियल सेक्टर्स में। ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पर इनकी मैक्सिमम ये इनकी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। दूसरा है, एक चैप्टर और भी है कि जो भारत की कंपनीज हैं उन्होंने भी अब बाहर इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी इंटरनेशनल मार्केट में। 29 to 30 बिलियन डॉलर्स तो हमारे जो कंपनीज हैं उन्होंने बाहर दूसरे कंट्रीज में अपने पैसे को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ कंपनीज को ये लगता है कि भारत में फ्यूचर नहीं है, कुछ को ये लगता है कि भाई हम अब एक्सपैंड करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। दोस्तों, ये आपको ये तो दिखाएगा कि आपका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो इंक्रीज कर रहा है आपका, लेकिन जो कैपिटल है वो भी आउटफ्लो कर रहा है, और जो पैसा आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में लगना चाहिए था वो अब इंटरनेशनल मार्केट्स में लग रहा है। और तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टर्स वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर स्ट्रेटेजिक जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी थी उसको बेचते जा रहे हैं। वो पैसा लेके आते हैं, शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में कंपनीज में पैसा कमाते हैं और बाहर ले जाते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया अपनी कंपनीज को, मार्केट में जाओ, पैसा कमाओ, इंडियन मार्केट को हिट करो और यहां से भाग जाओ। ये वही है जो इकोनॉमिक प्लानर्स हमेशा से हमें वार्न करते रहे कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स ये काम करेंगे।
ये पूरा स्लाइड्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है कि हो क्यों रहा है, क्योंकि नंबर्स स्टार्टलिंग है। दोस्तों सबसे पहले आते हैं जो सेक्टर्स जो ब्लीड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो कौन से हैं। पहली बात तो ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है कि फॉरेन की कंपनियां यहां पर हमारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ जॉइंट वेंचर करती नहीं है, यहां पर आकर जो हमारी फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं उसके अंदर एंटर करती हैं, हमारे डोमेस्टिक मार्केट को अच्छी तरह से देखते हैं कि सप्लाई चेन कहाँ है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं। जब सारी नॉलेज इनको मिल जाती है उसके बाद ये अपने और सारे ऑपरेशंस को यहाँ से लेकर बाहर चले जाते हैं और किसी और कंट्री में जाकर ये एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि जो फॉरेन के जो जायंट्स हैं वो भारत को एक टेक्सटिंग ग्राउंड की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर आकर हमारा डाटा को, वो मैसिव डाटा जो है उसको गैदर करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और उसके बाद ये बाहर चले जाते हैं, कहीं और जाकर जो वैल्यू क्रिएशंस है वो वहाँ पे करनी शुरू करते हैं। और तीसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। ये भी एक सिमिलर पैटर्न है, जल्दी से मार्केट में आए, शॉर्ट टर्म में पैसे कमाए, मार्केट को कैप्चर किया और उसके बाद ये वापस चले गए। और दूसरा देखिए जो फाइनेंशियल मार्केट है यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पर ये आम आदमी को जो फॉरेन बैंक्स हैं वो लोन नहीं देते, वो सिर्फ जो हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं सिर्फ उसको ये लोन देते हैं ताकि रिस्क फैक्टर जीरो हो, यानी कि भारत की ग्रोथ में इनकी भागीदारी जीरो है। ये आते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं हमारे बड़ी कंपनीज के साथ बिजनेस करके, या जो हाई नेटवर्थ अमीर लोग हैं उनसे पैसे कमाकर ये सारा प्रॉफिट साथ में वापस भी लेके जा रहे हैं। लोगों इसको अगर कंपेयर करें ग्लोबल के साथ तो वो क्या नंबर्स क्या बताते हैं। ये जो हो रहा है वो आइसोलेशन में नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या बोला है अपने जो अमेरिकन जो उनकी कंपनीज हैं कि आप जो भारत जैसी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें से अपनी डिपेंडेंसी को आप कम कीजिए। फ्रेंडली शोरिंग जैसी जो टर्म्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। चाइना कंपीट कर रहा है वही सेम इन्वेस्टमेंट के लिए जिसके लिए आप भी कमिट कर रहे हैं, यानी कि अब जो ज्यादा बेनिफिट देगा अमेरिकन कंपनीज वहां जाकर अपनी पोजीशंस को कंसोलिडिफाई करेंगी। अब आपको मालूम है एनर्जी के क्राइसिस हैं, यूक्रेन का वॉर है, डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं अमेरिका के अंदर। अब हर एक आदमी इन्हीं इन्वेस्टर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए नंबर्स क्या आ रहे हैं। पहले चाइना में बेनिफिट दिखा, वहां से प्रॉफिट कमाकर इंडिया में आ गए, इंडिया में प्रॉफिट कमाया कहीं और जा रहे हैं, कभी ये चाइना जाते हैं, कभी इंडिया आते हैं, कभी कहीं जाते हैं। ये म्यूजिकल चेयर है, प्रॉफिट वो हर रोज कमा रहे हैं शॉर्ट टर्म में। अब वहां में से कई लोग मुझे बोलते हैं सर स्टॉक मार्केट बड़ी नीचे आ गई, उसका रीजन आपको समझ आ गया। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आकर प्रॉफिट कमाकर वो बाहर जा रहे हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है जो इकोनॉमी को लिबरलाइज करने की कोशिश कर रही है, ऑटोमेटिक हमने अप्रूवल्स देने शुरू कर दिए। और हो क्या रहा है, हमने इवन की 100% फॉरेन ओनरशिप भी इनको दे दी। उसके कारण एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी आ गया है, क्योंकि ये लोग आते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, एफडीआई के नाम पर पैसे आते हैं, प्रॉफिट कमाकर बाहर चले गए। अब इसको कंपेयर करें अगर साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना के साथ, उन्होंने भी इस डेवलपमेंट फेज में से निकले हैं, लेकिन उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वैसे अप्रूवल नहीं दी जैसे हम दे रहे हैं। उन्होंने बोला आपको यहां पर आकर जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। अब आप अगर देखेंगे मोदी जी जहां जाते हैं वहां पे जॉइंट वेंचर की बात करके आते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है, लोकल आपको यहां पर मटेरियल को सोर्स करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देनी पड़ेगी 5 साल 10 साल की। अब ये जो काम हमने पहले नहीं किया अब करना शुरू किया है, लेकिन उसके कारण जो एफडीआई है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। दोस्तों अब आते हैं रियलिटी के ऊपर, जो मैन्युफैक्चरिंग की रियलिटी है। मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे, अब मैन्युफैक्चरिंग की आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। मेक इन इंडिया आपने प्रमोट कर दिया, आत्मनिर्भर भारत आपने प्रमोट कर दिया, और जो फॉरेन इन्वेस्टर था वो आया यहां पर, हमें लगा कि वो यहां पर आएगा तो असेंबली मैन्युफैक्चरिंग करेगा, नहीं करी। उन्होंने यहां पर आकर सिर्फ असेंबली लाइन लगाई, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज यहां पर भारत में क्रिएट ही नहीं करी गई। पार्ट्स चाइना में, ताइवान में, कोरिया में बनकर भारत में आते हैं, बस यहां पर पेचकस लिया और उसको स्क्रू टाइट कर दिए, दैट्स इट। स्क्रू ड्राइवर ऑपरेशंस भारत में हो रहे हैं, हर चीज बाहर से इंपोर्ट हो रही है। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारी, ना तो यहां पर कोई इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, ना ही कोई टेक्नोलॉजिकल कोई ट्रांसफर है अभी तक। आगे जाकर होगा, जब होगा तब उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और जब यहां पर हमारे कंट्री में जब ये ऑपरेशंस इनके लिए अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं, इन बड़ी कंपनीज के लिए, उनको लगता है कि लेबर कॉस्ट बढ़ गई है,
स्क्रू ड्राइवर चलाने में दिक्कत आ रही है। ये वियतनाम में, बांग्लादेश में, मैक्सिको में ओवरनाइट ये यहाँ से निकल के चले जाते हैं। दूसरा दोस्तों, मैंने मैन्युफैक्चरिंग बता दिया। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टनर को भारत में इन्होंने डेवलप ही नहीं किया। इतने देर से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पर आए कि ये आए टेलीकॉम में, ऑटोमोबाइल में, फार्मास्यूटिकल्स में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट नहीं किया जो कि हमारे यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए था। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया टेक्नोलॉजी में ये पर्टिकुलरली इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉरेन कंपनीज सिर्फ भारत को यूज करती हैं हमारी स्किल्ड लेबर के लिए, मार्केट एक्सेस के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग होने के लिए, लेकिन जो कोर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं वो अभी भी अपने कंट्री में रखते हैं। जैसे आईफोन आपके पास आकर सिर्फ असेंबल कर रहा है, लेकिन मेजर टेक्नोलॉजी उसकी अभी भी वो अमेरिका में है, और जो हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो उनके साथ अब कंपीट ही नहीं कर पा रही हैं क्योंकि हमारे पास कोई नोहा नहीं है। और तीसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। ये तो वैसा ही सिस्टम काम कर रहा है जैसे कॉलोनियल सिस्टम में काम करता था। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स ये वीडियो है, बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों एफडीए नीचे आ रहा है और आगे जाके नुकसान हमें कौन सा करना पड़ेगा, उसके लिए चेंजेस कौन सी करनी पड़ेंगी। आपको मालूम है मैं फाइनेंस का आदमी हूं, बहुत डिटेल में ये वीडियो में बना सकता हूं, लेकिन मैं बहुत सिंपल कर रहा हूं आपके लिए। अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। दोस्तों, फॉरेन के बैंक्स, मैंने पहले बताया आपको, यहां पर क्या कर रहे हैं, एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। यहां पर बैंक खोला, हमारे लोगों का डिपॉजिट लेना शुरू किया, जो हमारी सेविंग्स है उसकी एफडी बनाई, और जो पैसा मिला उसको आगे लोन पे दे दिया हमारे बिजनेस वालों को एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट कमाया बीच में से वो प्रॉफिट ये वापस ले जाते हैं, यानी कि हमारा ही पैसा हमारे मुंह पे मारकर प्रॉफिट बाहर जा रहा है। इसलिए आपका जो एफडीआई का वो माइनस में आ रहा है या जीरो है। वो इंडियन सेविंग्स को यूज कर रहे हैं प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, और भारत को छोड़ के पैसा बाहर जा रहा है। फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कभी भी नॉर्मल लोगों को पैसा नहीं देते ताकि जीरो रिस्क हो। मैं पहले बोला आपको, जो अमीर लोग हैं या बड़ी कंपनीज हैं सिर्फ उन्हीं को पैसा दिया जाता है, छोटे वालों को तो देखते भी नहीं है, यानी कि भारत की ग्रोथ में जीरो कंट्रीब्यूशन है। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने सुना होगा वो बाहर की कंपनियों ने आके हमारे पोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, लॉजिस्टिक्स की जो फैसिलिटीज हैं उस पर पैसा लगाया। यस, उन्होंने पैसा लगाया। क्यों? ताकि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करे, अपने फिनिश्ड गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करे, यहां पर ठप्पा लगाए मेड इन इंडिया का और वापस ले जाए। इसीलिए एफडीआई नीचे आ रहा है। ये क्लासिकल केस है जो ब्रिटिशर्स ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तब भी हर एक चीज यहां से रॉ मटेरियल बन के, यहां से रॉ मटेरियल जाता था यूके में, वहां से प्रोसेस होकर 10 गुना प्राइस में हमें ही वो चीज बेची जाती थी। क्लासिकल कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल वो अभी भी भारत में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रही हैं, ना कोई R&D फैसिलिटी उन्होंने आके किया, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ केयर में, कुछ नहीं, ना ही ह्यूमन कैपिटल, कोई ट्रेनिंग का काम नहीं, कुछ नहीं किया। वो सिर्फ आते हैं यहां पर, ऑपरेशन कंट्रोल किया, आपसे पैसे कमाए और बाहर ले गए। इसलिए बोल रहा हूं ये नंबर्स अब नीचे आने शुरू हो गए। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप आ गया कि भारत में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी की अगर बात करें तो इन्होंने आकर आपको सिर्फ स्क्रू ड्राइवर दिया, अब पेज कसते रहिए। स्किल डेवलपमेंट का काम इन्होंने किया कब? टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज क्रिएट कब करी? कुछ नहीं, सिर्फ आपको यूज किया गया है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, वो भी फॉरेन कंपनीज को बुलाती हैं, लेकिन उन्हें वहां पर स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजिकल लर्निंग देनी पड़ती है लोगों को। वो फोकस करते हैं वहां पर, कंपल्सरी है एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को क्रिएट करना पड़ेगा, जबकि ये फॉरेन प्लेयर्स भारत में ये काम नहीं कर रहे। अब आगे जाकर अब होगा क्या, हमें चेंजेस क्या करनी है और मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये भी सुनने वाली बात है। 5 फंडामेंटल शिफ्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं। पहला, जो क्वांटिटी बेस्ड जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, अब हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की बात करेंगे आगे आगे जाकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे लिए बहुत अच्छा एक रास्ता खोल दिया। हम इवेल्युएट कर रहे हैं अभी कि जो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स के साथ यहां पर आए, और जो यहां पर पैसा आएगा वो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करे, ना कि यहां पर स्क्रू ड्राइवर से पैसे कमाकर वो बाहर ले जाए। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो रिक्वायर किया जाएगा कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आपको आना पड़ेगा, और लोकल जो प्लेयर्स हैं, जो यहाँ पे लोकल हमारा भारतीय
जो एंटरप्रेन्योर है उसके साथ आपको जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, तभी आपको भारत की मार्केट का आपको एक्सेस मिलेगा। मैं पहले बोला आपको कि अगर लोकल हमारा बिजनेस पार्टनर होगा तो सोर्सिंग भी आपको भारत से करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारा पैसा है वो बाहर ना जाए, और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के हिसाब से। और जो पैसा आपने यहाँ पे कमाया उसको अगर बाहर लेके जाना चाहते हैं वो तभी लेके जा सकते हैं अगर उसका 20-25% आपने भारत में इन्वेस्ट किया हो। दोस्तों, ये सारे काम ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया ये कर चुके हैं। भारत ने अब इसके वो पॉलिसीज बनानी शुरू करी हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स इस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाएंगे। हमें सीखना चाहिए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से। भाई चाइना हमारा दुश्मन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने कुछ तो ठीक किया है। और चाइना ने कहाँ से सीखा? उन्होंने सीखा था साउथ कोरिया से। उन्होंने सीखा क्या कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो सबको चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब आप जॉइंट वेंचर्स करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। सिंगापुर ने ऐसे ही किया, साउथ कोरिया ने किया। जब इनको ने देखा उसके बाद चाइना ने भी इसी पॉलिसी को अपनाया कि मैंडेटरी है जॉइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल पार्टनर। भारत उसी रास्ते पे अब चला है, क्योंकि उसका रीजन है, ये क्वेश्चन है हमारी सॉवरेनिटी का। एफडीआई हमारे पास नेट एंड एफडीआई $200 मिलियन रह गया। जितना पैसा आता है कमा के वापस चले जाता है, हमें फायदा क्या हुआ? हर चीज को हमें खुद डेवलप करना पड़ रहा है और प्रॉफिट ये लोग कमा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन है हमारी सॉवरेनिटी का है। अब हम बैलेंस कैसे करेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, बेनिफिट्स भी चाहिए इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के, लेकिन जो ये फॉरेन कंपनीज हैं ये आती हैं एक बहुत ही प्लान्ड वे से, की सेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आती हैं और अपनी मर्जी से ये एग्जिट करके चले जाते हैं हमारी स्टॉक मार्केट, हमारे बिजनेसेस को लात मारकर। ये सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट कमाने आते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है आपके साथ खड़े होने का। और हमारे यहाँ पर ऐसा ये जख्म देके जाते हैं, ये मैं पूरे चार्ट्स दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसे जख्म होते हैं जिसके में से निकलना बहुत लंबा टाइम लगता है। दोस्तों, अब हमारी जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होनी शुरू हुई हैं, लेकिन ये जो सबक मिला है हमें डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ये पहले हमें दिखता ही नहीं था। हमारी गवर्नमेंट को लगता था यार $80 बिलियन आ रहा है, $100 बिलियन आ रहा है, और हमारी मीडिया बड़ी खुश होती थी कि दुनिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ एफडीआई हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये न्यूज़ मुझे कहाँ से मिली है? इंडियन मीडिया ने नहीं दिखाई, ये मुझे चाइनीज़ मीडिया ने दिखाई है कि भारत के अंदर जो एफडीआई है वो $200 मिलियन रह गया है सिर्फ नेट, क्योंकि जितना पैसा आ रहा है वो वापस जा रहा है। और जब मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब हर चीज चेंज करनी पड़ेगी, हमें हर चीज को इंडिजिनस यानी कि भारत में ही हमें क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना ये काम नहीं चलेगा। कैपिटल की डिपेंडेंस है हमारे ऊपर, हमें चाहिए, लेकिन हमें अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। बेशक वो $2 बिलियन आए वो वाला जो भारत में इन्वेस्टिगेट करे, हमारे लोगों को एजुकेट करने के लिए, R&D में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो डोमेस्टिक इनोवेशन है उसको बढ़ावा दे। उसके ऊपर अब काम हमें करना पड़ेगा, जैसे कोरिया, सिंगापुर, चाइना ने किया। दूसरा, दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं भारत के अंदर, ये डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को इंक्रीज नहीं कर रही, और हमें अब कुछ ना कुछ तो स्ट्रांगली बोलना पड़ेगा। आईफोन हम बना रहे हैं, बड़ा खुश है हम लोग, लेकिन उसके कंपोनेंट्स कितने बना रहे हैं? दैट इज मिनिमल। मैं हैरान रह गया, उसके 2-4 कंपोनेंट्स या 10 कंपोनेंट्स हैं जो हम बनाते हैं 1500 में से, बाकी सारा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। हमारी जो सॉवरेनिटी है वो खतरे में है, क्योंकि ये लोग इन्होंने विनिंग फॉर्मूला निकाल लिया हमें बेवकूफ़ बनाने का। दोस्तों, हमारे पास डेमोक्रेटिक एडवांटेज है, अगर उसका भी हम फायदा ना ले सके तो फायदा क्या है? एंड दिस वी कैन डू इट, क्योंकि अब मोदी जी की गवर्नमेंट है, दे नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये मैंने इन्वेस्टिगेट कर मैं ये वीडियो को गवर्नमेंट तक पहुंचाने वाला हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है दिस डिटेल्ड, ये कई हमारे जो यहाँ पे मंत्री लोग होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि कैसे ये नेट हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे हमारे से पैसे कमा रहे हैं, और कैसे प्रॉफिट बुक कर ये बाहर लेके जा रहे हैं। ये करते क्या है कि जनवरी में आए, मार्केट अप थी, पैसे कमाए, वापस ले गए, फिर दोबारा से मार्च में आए, मार्केट में पैसे कमाया, बाहर चले गए। ये साइकिलिकल है। आपको लगता है कि यार पूरे साल में $100 बिलियन आया, नहीं, आपके पास $100 बिलियन 10 बार आया, वो 100 बन गया, लेकिन वो 10 लेकर आए, 11 लेकर चले गए, ये आपको नहीं दिखता है। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। वो हर महीने 10-20% प्रॉफिट कमाकर यहां से पैसे लेके जा रहे हैं, और इसके ऊपर पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कोई मोदी जी की गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। ये वो चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं,
और जो जो ओवरसाइट कई बार चीज़ें हो जाती हैं, बट ये रिसर्च है इसके ऊपर डिटेल में और होनी चाहिए। अब चॉइस है हमारे पास, चॉइस एक ही है, हमें अपनी सॉवरेनिटी के लिए अपनी कैपेसिटीज को खुद हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जो हमारे लोग, जो हमारी इंडियन कंपनीज भारत से पैसा लेके बाहर जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भारत के फुटप्रिंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या देश का पैसा लेके बाहर तो नहीं जा रहे, या ये वाकई में जेन्युइनली ये बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारा साइकिल जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, चाइना, ये सारे कंट्रीज इस दौर में से निकल चुके हैं। जो शॉर्ट टर्म की तरफ देखते हैं, ये हमारे पास $10 बिलियन एक महीने में आ गया, नहीं, हमें शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर मोदी जी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। जब वो बोलते हैं कि मुझे स्किल डेवलपमेंट करनी है, मुझे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करना है, मुझे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को यहां पर प्रोड्यूस करना है, नाउ वी वांट टू बी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए ये एफडीआई डिक्लाइन अगर हो भी रहा है, ये इट विल बी ए ब्लेसिंग। मैं भले बोला है, इट विल बी ए ब्लेसिंग, क्योंकि अब हमारा फोकस क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के ऊपर होगा, ताकि हम एक जीनियस, एक जेन्युइन, एक मैन्युफैक्चरिंग बेस हम अपने कंट्री में खड़ा कर पाए। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा इससे पंगा ले लिया, मैं पहले भी वीडियो बनाया था, दोबारा बना रहा हूं कि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है भगवान की तरफ से, क्योंकि अब हमें वो त्रुटियां जो हमारे सिस्टम में हैं वो दिखनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों ये कैपिटल फ्लो अभी रुका हुआ है, आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप इसको और माइनस में लेके आने वाला है। आप नोट कर लेना, मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, यानी कि भारत झुकेगा नहीं, मुझे पर्सनली कोई बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी, मैं वो भी करने को तैयार हूं, सिर्फ इसलिए कि भारत अब जाग गया है। उन्हें पता लग रहा है अगर मेरे जैसे आदमी को इतनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे ये चीज़ें पता लग सकती हैं। ये जो पीपीटी है ये मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट में पोस्ट भी कर दूंगा, आप वहाँ जाकर इसको पूरा देख भी सकते हैं। पूरी पीपीटी मैंने डिक्लेयर बनाई हुई है, इसका लिंक जो पीपीटी का होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूंगा, सो दैट यू कैन इन्वेस्टिगेट दिस फर्दर। ये सारी मेहनत आपके लिए। दोस्तों बी इन्फॉर्म्ड, प्लीज डिस्कस दिस थिंग्स विद योर फ्रेंड्स। कोई इकोनॉमिस्ट आप में से है, कोई फाइनेंस का आदमी है, आप मेरे साथ टच में रहिए। वी कैन इन्वेस्टिगेट इवन मोर कि किस तरह से हम इसको इस इन डेप्थ एनालिसिस को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट तक इन चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। और जितना आप अवेयर रहेंगे उतना हम ग्लोबल इकोनॉमी में अपना भागीदारी बढ़ा भी सकते हैं और अपनी कंट्री को सेफ भी रख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।